नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कार्यरत हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैक के प्रिमिटिव ऑपरेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि स्टैक के प्रिमिटिव ऑपरेशंस को एरे और लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और एरे और लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करने में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैक के डेफिनेशंस देखे थे। तो स्टैक के डेफिनेशन में हमने देखा था कि एक स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि इंसर्शन और रिमूवल दोनों सेम एंड से होता है, जिसको हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये गिवन स्टैक में ये एम्प्टी स्टैक को सिग्निफाई करता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। सबसे पहले हमने ए डाटा आइटम को डाला तो टॉप पोजीशन पे डाला, फिर हमने बी डाटा आइटम को डाला तो ए के ऊपर आया ये और हमने जिस पोजीशन पे बी इंसर्ट हुआ है उसको टॉप माना। फिर एक और डाटा आइटम हमने जब इंसर्ट किया तो उसको बी के ऊपर इंसर्ट किया और ये माना कि टॉप हमारा ये है। इसी तरह से अगर आप रिमूवल करेंगे तो ये इस पोजीशन से, टॉप पोजीशन से सी को डिलीट कर देंगे और अब आपका टॉप यहाँ आ जाएगा। फिर आपको डिलीट करना है तो आप इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे और टॉप आपका एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपने देखा कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों सेम एंड से हो रहे हैं, जिनको हम टॉप कह रहे हैं। तो स्टैक्स आर द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स into which item may be inserted or removed from the same end called top of the stack. Insertion and deletion are taking place at the same end which is called top of the stack. Definition में एक टर्म है ordered collection। अगर हम ध्यान से देखें कि सबसे पहले A insert हुआ, then B insert हुआ, then C insert हुआ और जब हम remove कर रहे हैं तो सबसे पहले C remove हो रहा है, then B remove हो रहा है, then A remove होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे लास्ट में आया हुआ आइटम सबसे पहले रिमूव होगा। तो इसीलिए ये स्टैक जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हम उसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो सबसे लास्ट में जो डाटा आइटम इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले रिमूव होगा। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को लैंगसम एंड टेनेनबाउम बुक से लिया गया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रिमिटिव ऑपरेशंस पॉसिबल हैं स्टैक पे। सबसे पहले इनिशियलाइज। अगर हमने स्टैक पे वर्किंग स्टार्ट किया है तो सबसे पहले गिवन स्टैक को हम एम्प्टी इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन ये इंश्योर करता है कि हमारे स्टैक में 0 एलिमेंट्स हो इनिशियली। पुश ऑपरेशन इंसर्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। अगर ये स्टैक है मेरे पास तो इसमें हम एक आइटम को अगर इंसर्ट करेंगे तो हमने कहा कि हमने ए को पुश कर दिया। सिमिलरली हम एक और आइटम अगर इंसर्ट करें तो हम कहेंगे कि हमने बी को पुश कर दिया। अगर हम एक और आइटम इंसर्ट करें तो हम कहेंगे कि हमने सी को पुश कर दिया। तो इंसर्शन ऑपरेशंस आर नोन एज पुश ऑपरेशन ऑन द स्टैक। पॉप ऑपरेशन मींस डिलीशन ऑफ एन आइटम। So we can delete the element from the top of the stack. So deletion operation, अगर ये stack given है तो C के removal के बाद हमारे stack में A और B बचेंगे और top यहाँ होगा। तो pop operation is deleting or removing an element from the given stack. Stack top और peep operation, अगर हमारे पास एक stack है जिसमें कुछ elements हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सा डाटा आइटम पड़ा हुआ है, कौन सा डाटा आइटम प्रेजेंट है। सो इन दैट केस वी कैन रीड दैट आइटम एंड रिटर्न, बट दिस एलिमेंट इज नॉट डिलीटेड। दिस ऑपरेशन इज नोन एज द स्टैक टॉप और पीप ऑपरेशन। स्टैक टॉप और पीप ऑपरेशन इज जस्ट रीडिंग आउट द डाटा आइटम प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इट इज रिटर्निंग दैट। Empty function. Empty function is a Boolean value function that will check whether my given stack is empty or not. If my stack is empty, it will return true. If my stack is not empty, it will return false. तो एक Boolean value function है empty. तो इन पांचों ऑपरेशंस को हम एक एक करके इंप्लीमेंट करेंगे, पहले एरे से एंड देन उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे इसको लिंक लिस्ट से। तो सबसे पहले हम लोग एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक पढ़ते हैं।
एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक पढ़ने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है और इस एरे में कुछ वैलिड लोकेशंस हैं, इंडेक्सेस हैं। मान लेते हैं कि इस स्टैक की जो साइज है वो डिक्लेयर्ड है SIZE। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 10 साइज डिक्लेयर्ड है तो मेरे पास जो इंडेक्सेस होंगे, जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा मेरे एरे में, वो 9 होगा। सबसे छोटा इंडेक्स 0 होगा और सबसे बड़ा इंडेक्स मेरा 9 होगा। अगर मैं स्टैक को इनिशियलाइज करूं तो मुझे स्टैक में टॉप को इनिशियलाइज करना होगा, और टॉप को अगर मैं 0 इनिशियलाइज कर दूं तो ये गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर टॉप 0 पे है तो इसका मतलब कि एक आइटम, सिंगल आइटम मेरे स्टैक पे पड़ा हुआ है। तो मुझे टॉप को ऐसी पोजीशन पे इनिशियलाइज करना चाहिए जो कि इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे बताए। अगर 0 या कोई पॉजिटिव वैल्यू है टॉप में तो इसका मतलब है कि ये वैलिड इंडेक्स ऑफ एरे बता रहा है या वैलिड टॉप पोजीशन है। लेकिन अगर हम इनवैलिड इंडेक्स देंगे तो ये बताएगा कि इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे एम्प्टी स्टैक को बता सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने टॉप को -1 इनिशियलाइज कर दिया, तो टॉप के -1 इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि 0 एक वैलिड इंडेक्स है और 0 से जस्ट एक छोटा -1 डाटा, -1 एलिमेंट या -1 संख्या मुझे इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे बता रहा है, और मैंने अपने स्टैक में टॉप को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। यहां हमने लिखा है s.top इज इक्वल्स टू -1। अगर हमारे पास स्टैक s है तो इसमें हम 2 एलिमेंट्स मान रहे हैं, एक तो टॉप जिसको हम डिनोट करेंगे s.top से, और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो एरे है, इस एरे का नाम है आइटम। इसमें आइटम या डाटा आइटम स्टोर हो रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम आइटम ले लिया। तो हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं आइटम एरे को s.item, और इसके अंदर हम एक इंडेक्स देंगे और वो इंडेक्स यूजुअली टॉप इंडेक्स होगा। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे s.item s.top। s.top मुझे एक वैलिड इंडेक्स देगा और आइटम एरे में इस वैलिड इंडेक्स पे हम डाटा आइटम को एक्सेस कर लेंगे। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा s.top इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट जो ऑपरेशन मेरा है वो है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब है कि हम एक गिवन स्टैक में डाटा आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर मेरा स्टैक का इनिशियलाइजेशन टॉप इक्वल्स टू -1 पे है और हम पहला डाटा आइटम डालना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें टॉप को एक इंक्रीमेंट करना है। जैसे हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे वो -1 से 0 पहुंच जाएगा एक वैलिड इंडेक्स पे, और इस वैलिड इंडेक्स पे हम एक डाटा आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया, s.top इज इक्वल्स टू s.top प्लस 1, हमने इंक्रीमेंट किया टॉप को करंट पोजीशन से एक इंक्रीमेंट कर दिया, एंड देन उसके बाद उस इंक्रीमेंटेड टॉप पोजीशन पे एक डाटा आइटम x इंसर्ट कर दिया। s.item s.top इज इक्वल्स टू x वो डाटा आइटम है जो मुझे इंसर्ट करना था। मान लीजिए कि मुझे इस पोजीशन से इंसर्शन करना है, तो मैं फिर से 0 से 1 पे लेके जाऊंगा टॉप को, और 1 इंडेक्स पे मैं डाटा आइटम b को इंसर्ट कर देता हूं। फर्दर मुझे इंसर्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, टॉप को एक इंक्रीमेंट करूंगा 1 से 2 पे, एंड देन c को यहां पे इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से इंसर्शंस करते करते मान लीजिए कि हमने साइज अगर 10 डिक्लेयर किया है और 9 इंडेक्स पे हम पहुंच गए, और 9 इंडेक्स पे कोई एक डाटा आइटम x इंसर्टेड ऑलरेडी है। अब मुझे एक और डाटा आइटम इंसर्ट करना है। चूंकि एरे की साइज 10 है, स्टैक की साइज 10 है, 10 आइटम्स ऑलरेडी स्टैक में है, तो 11th आइटम तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो इट इज लाइक यू हैव अ बकेट ऑफ वाटर विच इज फुल, and if you are pouring more water on it, the excess water will go out of the bucket. It means that will overflow. Similarly, if my stack is already full, if the top has already reached to the maximum position, further insertion will not be possible. So you see, if s.top is equals to size minus 1, if I have declared that the size is 10, that means the last index will be 9. If I have declared that size is SIZE, in that case the largest index that is possible for the top to take will be size minus 1.
सो अगर एस डॉट टॉप साइज -1 पे पहुंच चुका है तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा और हम लिखेंगे स्टैक ओवरफ्लोज और एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमने इनवैलिड एक्शन परफॉर्म करने की का इंटेंशन किया है। तो इसलिए एग्जिट करेंगे, और एग्जिट में 1 का मतलब है कि एक इनवैलिड या इलीगल ऑपरेशन। सो ये हमारा एक पुश फंक्शन है जिसके थ्रू हम डाटा आइटम को इंसर्ट कर रहे हैं। एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमने स्टैक को इनिशियलाइज किया, अगर स्टैक के टॉप को हमने -1 इनिशियलाइज किया है और कुछ इंसर्शन और डिलीशन के बाद अगेन स्टैक का टॉप -1 हो जाए, तो इसका मतलब है कि मेरा स्टैक एम्प्टी है। सो स्टैक का टॉप अगर -1 है, सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट माई स्टैक इज एम्प्टी एंड आई विल रिटर्न ट्रू। Otherwise, it means if s dot top is not -1, it is some positive value, my stack will not be empty, so I will return false. आप इसमें कुछ गलतियां भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हमने केवल -1 को रेफर किया है। अगर हम इनिशियलाइजेशन पहले कर चुके हैं देन उसके बाद चेक करेंगे तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इफ s dot top is less than 0, then it indicates that the stack is empty. Otherwise, if it is taking any greater value than -1 or than negative, it is having some positive value 0 or more, we can say that my stack is not empty, it has some data items. Stack top operation क्या करेगा? Stack top operation stack के top element को read करके return कर देगा. It will just show or display or return the given item present at the top. It will not delete that item. For example, if I have A, B, C, D in the stack and this is denoting the top position, then I just have to return this D. We do not have to remove this D. So हमें इस top item को read करना है। कैसे read करेंगे? X equals to item array के top element को read कर लीजिए और उसको X variable में store कर दीजिए and finally इसको return कर दीजिए। सो हमने सबसे पहले आइटम एरे के टॉप एलिमेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर किया एंड देन उस वेरिएबल को रिटर्न कर दिया। सो दिस इज द स्टैक टॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब है कि गिवन डाटा स्ट्रक्चर में, गिवन स्टैक में मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है। टॉप हमारा यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं इस आइटम को डिलीट कर दूंगा और टॉप को एक नीचे शिफ्ट कर दूंगा। क्योंकि ये अरे इंप्लीमेंटेशन है इसलिए मुझे इंडेक्स को एक डिक्रीमेंट कर देना है। अगर मेरा इंडेक्स टॉप इंडेक्स 4 है तो डिलीशन के बाद टॉप इंडेक्स 3 पे आ जाएगा। अगर टॉप इंडेक्स 3 है और एक एलिमेंट हम डिलीट करेंगे तो टॉप एलिमेंट एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा और 3 इंडेक्स पे आ जाएगा। सो पॉप ऑपरेशन करने के लिए हमने क्या किया कि टॉप एलिमेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसके बाद हमने टॉप इंडेक्स को एक नीचे शिफ्ट कर दिया और डिलीटेड एलिमेंट को हमने रिटर्न कर दिया। हम एक प्रैक्टिस बनाएंगे कि जब भी किसी डाटा एलिमेंट को डिलीट करेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से, चाहे हम उसको स्टैक से डिलीट करें या एरे से डिलीट करें या लिंक्ड लिस्ट से डिलीट करें या ट्री से डिलीट करें या ग्राफ से डिलीट करें, तो डिलीटेड डाटा आइटम को रिटर्न जरूर करें। तो इसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमने टॉप एलिमेंट को स्टोर कर लिया एक्स वेरिएबल में, फिर हमने टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया जो कि एक्चुअल डिलीशन का प्रोसेस है, एंड फाइनली हमने इस डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। ओके, सो डिलीशन बहुत अच्छा चलेगा। मान लीजिए कि हमने डी के बाद सी को रिमूव कर दिया, टॉप एक डिक्रीमेंट हो गया और बी पे आ गया, मतलब कि टॉप इज इक्वल्स टू 1। फर्दर हमने डिलीट किया तो टॉप एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा और 0 पे आ जाएगा टॉप। अभी एक डाटा आइटम मेरे स्टैक पे है, अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो टॉप की वैल्यू 0 से -1 हो जाएगी। जैसे ये 0 से -1 हुआ और हमने एक बार और ट्राई किया डिलीशन, सो दैट डिलीशन विल नॉट बी पॉसिबल। सो हमें ये कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि हम उसी स्टैक में से डाटा आइटम डिलीट करें जिसमें कुछ डाटा आइटम्स पहले से हैं। अगर डाटा आइटम्स 0 हैं या स्टैक एम्प्टी है तो ऐसे स्टैक से डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करना है कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है।
अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, मैंने एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया और इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब कि मैंने कुछ गलत किया, मैं एम्प्टी स्टैक में से कुछ डाटा आइटम रिमूव करने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन को हम अंडरफ्लो कर रहे हैं, और जैसे ही अंडरफ्लो कंडीशन होगी, ये एक एरोनियस कंडीशन है, ये एक इलीगल ऑपरेशन है, इसलिए मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं टॉप एलिमेंट को डिलीट करके उसको रिटर्न कर दूंगा। सो ये कंडीशन या जो अंडरफ्लो की कंडीशन है, ये चेक करना आवश्यक है स्टार्टिंग में, ताकि गलती से भी हम कोई इलीगल ऑपरेशन ना करते हैं। तो ये ऑपरेशंस थे एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के। अगर आप ध्यान से देखें, इन सभी ऑपरेशंस को इनिशियलाइज केवल एक स्टेटमेंट का ऑपरेशन है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी θ1 होगी। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी θ1 होगी। पुश ऑपरेशन में फिक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। अगर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चलने वाला है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ओवरफ्लो की चेक। फिर एस डॉट टॉप इज इक्वल्स टू एस डॉट टॉप प्लस 1 होगा, और एस डॉट आइटम इज इक्वल्स टू एस डॉट आइटम एस डॉट टॉप इक्वल्स टू एक्स होगा। इसका मतलब मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं जो चलेंगे, और 3 स्टेटमेंट अगर मेरे चलेंगे तो इसका मतलब है कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी θ1 होगी। और मैंने कोई भी एडिशनल स्पेस अपनी तरफ से नहीं लिया कि मैं उन्हीं के साथ वर्क कर रहा हूं, उन्हीं स्पेसेस के साथ वर्क कर रहा हूं जो मुझे एल्गोरिथम में गिवन है। इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस फंक्शन तो 0 होगा, लेकिन मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को θ1 लिखूंगा। सिमिलरली एम्प्टी फंक्शन एक बूलियन वैल्यू फंक्शन है जो कि दो कंडीशंस जो कि एक कंडीशन को चेक करता है। एक बार एक कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो इन एनी केस मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट यहां पे चलने वाले हैं, या एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट चलने वाले हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी θ1। और इसमें हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया है, इसलिए स्पेस फंक्शन इज 0 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज θ1। ठीक है। स्टैक टॉप ऑपरेशन, स्टैक टॉप ऑपरेशन में भी 2 फिक्स्ड स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो टाइम फंक्शन है वो 2, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी θ1। हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं, हाँ हमने यहां पे एडिशनल स्पेस लिया है, वो है x का। तो x के कारण एक एडिशनल स्पेस या एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1। नाउ पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन में आपने एक एडिशनल वेरिएबल x लिया है, इसलिए इसका स्पेस फंक्शन 1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1। एंड व्हाट अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? वी कैन सी दैट देयर आर फिक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, पहला स्टेटमेंट, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट, एंड देन ये s डॉट टॉप इक्वल्स टू s डॉट टॉप -1 तीसरा स्टेटमेंट, एंड फाइनली रिटर्न x, दैट इज द 4th स्टेटमेंट। सो देयर आर 4 स्टेटमेंट्स which are getting executed, so its time complexity will be constant, and that is θ1. So now you can see that all the operations, all the primitive operations related to the stack is being conducted in θ1 space and θ1 time. So it's a great achievement for any of the primitive operations that runs in constant time and constant space. Now we are coming to the linked list implementation of the stack. जब हम लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करते समय भी हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा लिंक लिस्ट का प्रिमिटिव ऑपरेशन θ1 टाइम में चले और θ1 स्पेस में चले। तो आइए देखते हैं कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टैक में अगर एक एलिमेंट इंसर्ट हो तो वो टॉप पे इंसर्ट हो, उसके बाद दूसरा हो तो उसके टॉप पे हो, तीसरा हो तो उसके टॉप पे हो। तो हमने ये माना कि अगर ये स्टैक है तो आइटम्स के इंसर्शन का जो ऑर्डर होगा, पहले A होगा, देन B होगा, एंड देन C होगा। तो अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू इसको करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, उस नोड में डाटा आइटम डालना पड़ेगा A लेट से, और इसके नेक्स्ट फील्ड को नल। अगर मेरे लिंक लिस्ट में कोई भी नोड्स और नहीं है, केवल यही नोड है। अगर हमें एक और नोड इंसर्ट करना है, तो अगर हम इस A के बिगिनिंग में एक नोड इंसर्ट कर लें, और अगर हमें एक और नोड इंसर्ट करना है C डाटा आइटम वाला, तो उसको B के भी बिगिनिंग में इंसर्ट कर लें, और हम ये कह दें कि ये जो C वाला नोड है उसका एड्रेस टॉप है,
तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो इंसर्शन किया है वो टॉप पे कर लिया। ठीक है, तो हर एक इंसर्शन प्रोसेस हम टॉप पे कर रहे हैं या बिगिनिंग में कर रहे हैं। अगर हम डिलीशन प्रोसेस करें और इस वाले डाटा एलिमेंट को डिलीट कर दें और टॉप को यहां शिफ्ट कर दें, तो इसमें आपने देखा था कि सबसे पहले ए इंसर्ट हुआ था, देन बी इंसर्ट हुआ था, देन सी इंसर्ट हुआ था। तो हम ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये स्टैक की तरह से तभी बिहेव करेगा जबकि सी डाटा आइटम पहले डिलीट हो। तो अगर हमने डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग किया तो ये पहले नोड को डिलीट कर दे रहा है, फिर टॉप सेकंड नोड पे शिफ्ट हो जा रहा है। अगर आपको फिर से डिलीशन करना है तो अब आप इस नोड को डिलीट कर दीजिए। सो इसमें अगर नेक्स्ट आपको डिलीशन करना है तो इस वाले डाटा आइटम को डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसका एड्रेस टॉप था। जैसे आप इस डाटा एलिमेंट को डिलीट करेंगे टॉप इज इक्वल्स टू नल हो जाएगा। तो हर एक डाटा एलिमेंट को डिलीट करने के बाद टॉप नल हो जा रहा है। हर एक नहीं, मतलब कि लास्ट डाटा आइटम को डिलीट करने के बाद टॉप इक्वल्स टू नल हो जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि फंक्शंस डिजाइन करने। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन फंक्शन। अगर टॉप किसी एक वैलिड एड्रेस को रखेगा तो इसका मतलब है कि ये किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, कुछ डाटा आइटम है। लेकिन अगर टॉप के पास नल हो तो वो ये बताता है कि हमारे लिंक लिस्ट में, हमारे स्टैक में कोई भी डाटा एलिमेंट पहले से नहीं है। सो हमने इनिशियलाइज किया टॉप इज इक्वल्स टू नल। टॉप इज इक्वल्स टू नल से हमने ये इंश्योर कर लिया कि हमारे लिंक लिस्ट में पहले से कोई भी नोड्स नहीं है। और स्टैक का लिंक लिस्ट से जब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो मानेंगे कि पहले नोड का जो एड्रेस है वो टॉप होगा। पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन करने के लिए हमें इंसर्ट बिगिनिंग करना है। अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें डाटा आइटम्स इस तरह से पड़े हैं, ए और बी डाटा आइटम इसमें पहले से पड़े हैं और टॉप यहां पे है, और मुझे एक और डाटा आइटम इंसर्ट करना है, तो मुझे इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन सी को बिगिनिंग में इंसर्ट कर देगा और टॉप को यहां असाइन कर देगा सी के पास, या सी वाले नोड के पास असाइन कर देगा। सो पुश फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए दो पैरामीटर्स मैंने दिए, एक टॉप जो कि टॉप का एड्रेस है, और x वो डाटा आइटम जो मुझे इंसर्ट करना है। तो x डाटा आइटम को इंसर्ट करने के लिए मैंने इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल किया उस लिंक लिस्ट में जिसके फर्स्ट नोड का एड्रेस टॉप है, और x डाटा आइटम वहां पे इंसर्ट कर दिया। एम्प्टी फंक्शन चेक करते हैं। एम्प्टी फंक्शन का मतलब ये फाइंड करेगा कि क्या मेरा लिंक लिस्ट या क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। तो टॉप गिवन है और टॉप अगर नल हो तो निश्चित रूप से मेरा लिंक लिस्ट या मेरा स्टैक एम्प्टी होगा, तो रिटर्न ट्रू। और अगर ये फंक्शन ये चेक करता है कि टॉप नल नहीं है, टॉप के पास एक वैलिड एड्रेस है, सो दिस विल डिनोट कि हमारा लिंक लिस्ट या हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो दिस विल रिटर्न फॉल्स। स्टैक टॉप ऑपरेशन देखते हैं। अगर मेरे पास स्टैक में कुछ डाटा आइटम्स पड़े हैं और वो डाटा आइटम्स इस तरह से हैं कि सबसे लास्ट डाटा आइटम ए है और सबसे टॉप पे डाटा आइटम सी है, तो मुझे सी वाले डाटा आइटम को रीड करके भेजना है या रिटर्न करना है। इसके लिए हमने टॉप डॉट इन्फो रेफर किया, मतलब कि ये एक नोड है जिसका एड्रेस टॉप है, इसके इंफॉर्मेशन फील्ड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, टॉप डॉट इन्फो। मैंने इसको रीड किया एक्स वेरिएबल में और इसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमने लिंक लिस्ट के फॉर्म में जो स्टैक इंप्लीमेंटेड है उसके टॉप एलिमेंट को रीड करके रिटर्न कर दिया। लास्ट आइटम देखते हैं या लास्ट फंक्शन देखते हैं जो कि पॉप है। पॉप फंक्शन क्या करेगा? पॉप फंक्शन एक डाटा आइटम रिमूव करेगा या डिलीट करेगा। अगर मेरे पास लिंक लिस्ट में या लिंक लिस्ट जो स्टैक की तरह से बिहेव कर रही है उसमें 4 डेटा एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ये है x, y, z एंड w, और मुझे डाटा आइटम डिलीट करना है, टॉप मेरा यहां पे है, तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव करूंगा। तो इसका मतलब मुझे डिलीट बिगिनिंग ऑपरेशन करना है, और मान लेते हैं कि डिलीट बिगिनिंग ऑपरेशन जो डाटा आइटम रिटर्न करेगा उसको मैं x वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। फाइनली मैं इसी x को रिटर्न कर दूंगा। सो डिलीशन प्रोसेस के लिए आपने डिलीट बिगिनिंग किया, ठीक है, लेकिन आपको डिलीशन से पहले यह चेक करना पड़ेगा कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो आपको पता है कि स्टैक एम्प्टी कब होगा? जब टॉप इज इक्वल्स टू नल होगा। और मेरे पास एक फंक्शन भी है एम्प्टी जो ये चेक करता है कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले एम्प्टी फंक्शन चेक किया।
अगर मेरे स्टैक में कोई भी डाटा एलिमेंट नहीं है तो मैंने एक रॉन्ग अटेम्प्ट किया है डिलीटेड डाटा आइटम से या डिलीटेड डिलीशन प्रोसेस में, जिसमें आपने एक एम्प्टी स्टैक से एक डाटा एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश की है। तो ये एक एरोनियस प्रॉब्लम है, एरोनियस ऑपरेशन है, इसलिए आप एग्जिट करेंगे विद स्टेटस 1 और आप कहेंगे एन अटेम्प्ट टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक लीड्स टू द अंडरफ्लो कंडीशन। सो यू विल प्रिंट अ मैसेज ऑल्सो that since you were trying to remove an element from the empty stack, this leads to the underflow. Okay? अब इन ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इनिशियलाइजेशन में हमने केवल एक स्टेटमेंट लिखा, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो θ1 हो जाएगी। इसमें हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया, जीरो स्पेस लिया, जीरो को हम कांस्टेंट मानेंगे तो इसका स्पेस भी θ1 हो गया। पुश ऑपरेशन भी कांस्टेंट टाइम में वर्क करेगा अगर इंसर्ट बिगिनिंग ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म होता है। तो आपने देखा होगा कि इंसर्ट बिगिनिंग ऑपरेशन लिंक लिस्ट में कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, जिसमें केवल 3 या 4 स्टेटमेंट में आप किसी पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट कर लेते हैं बिगिनिंग में। सो यहाँ पे हम मानेंगे कि अगर ये अज्यूम करें कि इसमें 4 स्टेटमेंट लग रहे हैं टोटल, तो θ1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। किसी भी लिंक लिस्ट में एक नोड को जब आप इंसर्ट करते हैं तो नोड के लिए आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, वो मेमोरी कांस्टेंट स्पेस होगी। तो इसलिए हम मानेंगे कि कांस्टेंट स्पेस है, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1। एम्प्टी फंक्शन 2 स्टेटमेंट्स इसमें रन होंगे, कंडीशन चेक होगी और कंडीशन चेक होने के बाद या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पे टोटल चल रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी θ1 और इसमें कोई भी एडिशनल स्पेस हमने अपनी तरफ से नहीं माना, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी θ1। सेकेंड लास्ट ऑपरेशन स्टैक टॉप। यहां आपने 2 स्टेटमेंट लिया है, इन दोनों स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंपलसरी है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 2 स्टेटमेंट, θ1 इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और यहां हम केवल एक वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं अपने तरफ से, दैट इज x। तो इसलिए मानेंगे कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1 है। तो कांस्टेंट टाइम एंड कांस्टेंट स्पेस। पॉप ऑपरेशन में ये दोनों स्टेटमेंट कंपलसरी हैं और अगर हम कंडीशन चेक करें तो 1 इज द कंडीशन, सेकंड इज डिलीट बिगिनिंग ऑपरेशन एंड थर्ड इज द रिटर्न x। इन केस डिलीट बिगिनिंग वर्क्स इन द कांस्टेंट टाइम, the entire pop function will work in the constant time. When you have implemented stack, when you have implemented the linked list in the previous lectures, you know that the delete beginning operation can be performed in the constant number of steps. So that's why the pop operation also works in the constant time and the time complexity is θ1 and only one variable is used here, इसलिए हम मानेंगे कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी θ1 होगी। तो हमने एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट को भी कांस्टेंट टाइम में रन कराया, कांस्टेंट स्पेस में, और लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के भी सारे ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस में रन कर जाएंगे। आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, आप इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को डिजाइन करें खुद से और डिलीट बिगिनिंग फंक्शन को भी खुद से डिजाइन करें। और एक असाइनमेंट टास्क ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है और आप ये चाहते हैं कि इस एरे का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, इसलिए आपने इसी एरे पे 2 स्टैक्स को इंप्लीमेंट कर दिया है, लेट्स से S1 और S2। तो आपको एल्गोरिथम लिखना है ताकि यही एरे 2 स्टैक्स के लिए वर्क करने लगे या यही एरे 2 स्टैक के लिए मेमोरी को शेयर करें। सो इंप्लीमेंट 2 स्टैक्स यूजिंग अ सिंगल एरे, दिस इज द असाइनमेंट टास्क। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि स्टैक के प्रिमिटिव ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। उन प्रिमिटिव ऑपरेशंस को हमने एरे से इंप्लीमेंट किया और लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट किया। हमने ये देखा कि एरे और लिंक लिस्ट दोनों से इंप्लीमेंट करने से हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1 मिल रही है, इसलिए दोनों एप्लीकेशंस या दोनों इंप्लीमेंटेशंस सजेस्टेड हैं। धन्यवाद।